वेलकम गाइस टू लेक्चर 2। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमएमसी फेज़ 1 से लेके फेज़ 22 के कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में, जिसमें मैं कवर करूँगा आज सप्लाई और डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से स्ट्रक्चर्स के अंदर फाइंड आउट करते हैं। सो मेरा सारा फोकस इसके अंदर ही रहेगा। ये बस एक लेक्चर है जो कि पूरे पूरे के पूरे 22 फेज़ के अंदर मैंने जो मेन चीज़ें उनको निकाल के बनाया हुआ है, यानी कि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आप इसके ऊपर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, टाइम देते हैं इसको। और बाकी अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आपको एमएमसी के कोर्स की तरफ ही जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखेंगी। यहाँ मैं आपको बस एक ओवरव्यू दूंगा जो कि आपके लिए काम करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा। और अगर आपके पास आप वो भी नहीं ले सकते एमएमसी, तो लाइव स्ट्रीम्स आप ओरिजिनली देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू। चलते हैं आप स्क्रीन पर आगे की बात के लिए। ये जो फाइनेंशियल मार्केट का जंगल है, ये थोड़ा सा ऐसा है कि लोगों को अभी पता नहीं है। तो क्योंकि वो लोग ट्रेडिंग ही समझते हैं कि अगर हमें पैसा, अपने पैसे को बढ़ाना है या दुनिया में पैसा कमाना है, तो हमें इस कैंडल जैसी मार्केट में पैसा लगा के ही पैसा बनाया जा सकता है। बहुत लोगों की गलत फहमी है। चलो, आज मैं तुम लोगों की गलत फहमी निकालता हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसी दुनिया से रूबरू कराता हूँ जिसके बारे में तुम लोग जानते नहीं हो, लेकिन आज अगर तुमने ये चीज़ सीख ली, समझ ली, तो उस मिथ से, उस गलतफहमी से बाहर आ जाओगे जो तुम्हें लगता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक ग्लोबल क्या होता है और एक होम क्या होता है, वो मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ। देखो, पैसों की दुनिया में एक हिस्सा आता है जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि मनी मार्केट का एक हिस्सा है फाइनेंशियल मार्केट। जैसे कि हमारे यूनिवर्स का हिस्सा, जितने हमारे प्लैनेट्स हैं, मिल्की वे का हिस्सा, अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो गैलेक्सी हमारे मनी मार्केट की तरह होती है। इसी के अंदर कई सारे प्लैनेट्स हैं और उन्हीं प्लैनेट्स में से हम लोग अपने एक प्लैनेट का नाम देते हैं, दैट इज अर्थ। इसी तरीके से हमारी मनी मार्केट का जो प्लैनेट है, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। सो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, बेसिकली जो आप देखना चाहते हो, ये एक अर्थ की तरह है। इट इज लाइक ए अर्थ। मनी मार्केट गैलेक्सी का ये एक पार्ट है। अब जैसे हमारी अर्थ के अंदर बेसिकली क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई सारे हमारे यहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं। इसी तरीके से हमारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन से? स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कॉमोडिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ईटीएफ्स। तो ये सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट के। अब अर्थ में जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। इसी तरीके से हमारी फाइनेंशियल मार्केट का जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे बड़ा है फॉरेक्स। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्लोटेशन पैसे का इसके अंदर होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका सबसे ज्यादा। अब बात आती है कि ये जो फॉरेक्स है ये भी एक कॉन्टिनेंट की तरह काम करता है। अब हमारे अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट हैं, जैसे कि एशिया है, अफ्रीका है, ठीक है, अमेरिका है, इन सब के अंदर कंट्रीज हैं। जैसे हमारी एशिया के अंदर कंट्री हो गई रशिया, सबसे बड़ी, इंडिया, ओके। इसी तरीके से चाइना, जापान, जितनी भी ये सारी की सारी चीजें, ये सारे एशिया के अंदर आती है। इसी तरीके से इन हमारी फाइनेंशियल मार्केट के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, इनके अंदर भी कंट्रीज आती हैं। जैसे किसी स्टॉक के कंपनी का एक हिस्सा, जैसे निफ्टी 50, इसके अंदर क्या है, 50 कंपनियां। जैसे किसी और देश का, जैसे एनवीडिया, एप्पल, ये सारी की सारी क्या है, कंट्रीज आप मान सकते हो इनको। अब उसके बाद आते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो जो हमारी कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर कौन कौन से हैं? जैसे कि क्रिप्टो की
स्पॉट मार्केट लाइक BTC USD, लाइक ETH इथीरियम USD, बिटकॉइन USD, ऐसी कई सारी, ये सारी की सारी क्या है, कंट्रीज हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो की दूसरी कंट्री नॉन फंजिबल टोकन मार्केट, NFT मार्केट, ऐसे ही कई सारी। इसी तरीके से फॉरेक्स के अंदर कंट्री यूरो USD, GBP JPY। इसी तरीके से फॉरेक्स के प्रॉप फर्म्स। कॉमोडिटी की कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, क्रूड ऑयल, US ऑयल, ये जितने भी क्या है ये कंट्रीज। ऐसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की होती, हर देश के गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अलग होती है, उनके अपने अलग बॉन्ड्स होते हैं। वो पब्लिक में बिकने के लिए नहीं आते, आगे फ्यूचर में अगर आते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आप समझ सकते हो कि इनके अंदर भी ऐसे हिस्से होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिटेलर नहीं खरीद सकता, ऐसे ETFs होते हैं। तो ये एक कंट्री होगी। अब हमारे अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं और इसी कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो कंट्रीज हैं, इंडिया, रशिया, अमेरिका, इन सब के अंदर एक लैंग्वेज बोली जाती है। और वो जो लैंग्वेज है वो बेसिकली होती है, जैसे अमेरिका में इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, इंडिया में हिंदी बोलते हैं, रशिया में रशियन बोलते हैं। इसी तरीके से हमारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी एक लैंग्वेज बोली जाती है, और ये एक नहीं होती, ये कई सारी होती है। एंड द लैंग्वेजेस आर लाइन, बार्स, कैंडल्स, स्टेप लाइन, वॉल्यूम फुटप्रिंट, हाइकेनाशी, रैंको, कागी, वगैरह वगैरह बहुत सारी होती। चलो ठीक है, लैंग्वेज तो बोली जा रही है, हर कंट्री में अपनी अलग लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो दुनिया की सारी कंट्रीज में एक जैसी वैल्यू रखती है? किसी भी कंट्री में चले जाओ, वो लैंग्वेज तो सब जगह, इंग्लिश। इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में एक लैंग्वेज जो सारी मार्केट में, सारी कंट्रीज में काम करती है, दैट इज कैंडल्स, विच इज आल्सो नोन एज कैंडलस्टिक्स। तो ये लैंग्वेज हमारी सारी मार्केट में काम करती है, दिस इज ए लैंग्वेज। अब ये इंग्लिश की तरह है, यानी कि इसके अंदर अल्फाबेट्स भी हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे ABCD, इसी तरीके से इसके अंदर भी अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे सिंगल अल्फाबेट ABCD वाले, तो यहां इसको हम लोग बोलते हैं 1CP, 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर, हैंगिंग मैन, डोजीज, दीज आर द अल्फाबेट्स। इन अल्फाबेट्स से मिलके वर्ड्स बनते हैं, जिन्हें हम लोग 2CP, 3CP या फिर 4CP बोलते हैं, यानी कि 2, 3, 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, थ्री वाइट क्रॉस, या 3 वाइट सोल्जर्स कह सकते हो, 3 वाइट क्रॉस करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 ही, ठीक है। 3 ब्लैक क्रॉस, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, दीज आर द वर्ड्स ऑफ दिस। और इन्हीं वर्ड्स से मिलके सेंटेंसेस बनते हैं, जिन्हें हम लोग चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। बेसिकली इनके अंदर क्या होता है कि ज्यादा फोर्स, यानी कि चार्ट से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न कंबाइन हो जाते हैं, तो वो चार्ट पैटर्न बनाती है। सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम डूइंग, यू आर वर्किंग। इसी तरीके से यहां पर पीनेंट्स,
वेजेस, हेड एंड शोल्डर्स, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स। अब हमें पता तो लग गया ये एक लैंग्वेज है कि कैंडलस्टिक एक लैंग्वेज है, ये कोई अलग सी कोई दुनिया नहीं है, हमें इसे समझना पड़ेगा तो लैंग्वेज के समय। अब यहां पर ये सारी की सारी कंट्रीज में काम करती है, इसका मतलब कुछ भी हो जाए, स्टॉक हो या फिर क्रिप्टो हो, ईटीएफ हो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, सबके चार्ट पे हमें कैंडल दिखती है। अब इनमें साइज का बहुत फर्क होता है। अब इन अल्फाबेट्स को अगर हम लोग अर्थ पर हैं, कॉन्टिनेंट हैं, कंट्रीज हैं, तो लोग भी होंगे। अब जब लोग हैं तो उनकी उम्र भी होगी, कोई छोटा है कोई बड़ा है। इसी तरीके से अगर कोई 5 साल का बच्चा हैमर बोलेगा तो वो हैमर हम लिखेंगे, लेकिन अपनी फाइनेंशियल मार्केट में हमें उसे शो करना पड़ता है बाय ए स्ट्रक्चर। अगर हम कैंडल्स का यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसका बोलेंगे इस तरीके से, हैमर। अब ये 5 साल का बच्चा अगर हैमर बोलेगा तो उसकी आवाज में क्या होगा, थोड़ा बहुत छोटापन होगा, हैमर, ऐसे बच्चा प्यारा सा बोलेगा, हैमर हैमर करके ऐसे बोलेगा। तो इसका मतलब ये हैमर बहुत छोटा है। छोटा है इसका मतलब इसका टाइम फ्रेम कम है, इसका मतलब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो एजिस डिपेंड करती